फिल्म की स्टार्टिंग 1993 में होती है, जहां पर हम सिक्योर्ड घर में एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। ये बच्ची क्लोजेट के अंदर एक चूहे को खिला रही थी, तभी अचानक से उसे ऊपर के कमरे में अचानक आवाज आने लगी और फिर एकदम से सीलिंग से खून टपकने लगता है। ये बच्ची उसमें भीग जाती है। यहाँ से कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर वही बच्ची बड़ी हो चुकी है और उसका नाम बीट्रिक है। बीट्रिक की एक छोटी बेटी है जिसका नाम हाना है और बीट्रिक अपने मॉम डैड के साथ में उसी घर में रहती है। बीट्रिक के पति इस दुनिया में नहीं थे। हम इस फिल्म की स्टार्टिंग में जो खूनी खेल देखा था, उस बीच बीट्रिक की ग्रैनी मारी गई थी। ग्रैनी के मरने के बाद बीट्रिक के पिता पीने लग गए थे और वहीं पर बीट्रिक की मॉम काफी इमोशनल लेस हो गई थी। शायद यही वजह है कि बीट्रिक और उसके मॉम के बीच में ज्यादा नहीं बनती थी। ये लोग जहाँ पर रहते थे वो एरिया दलदल जैसा था। इधर आसपास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ जंगल होता है। कहानी में आगे हम जान पाते हैं हम जान पाते हैं कि उनके एरिया में एक रेपिटल नाम का एक बंदा रहता है, जो कि अचानक से ही डिगिंग चालू कर दिया। इसीलिए पुलिस उसे खोज रही है। डिगिंग के दौरान उस बंदे को एक बहुत पुरानी लाश मिल जाती है, जो किसी औरत की थी और उसके ठीक बाद उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। अगले दिन ये बंदा मृत पाया जाता है। फिर पुलिस उसके मृत्यु की खबर उसके पिता को देती है। उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट टीम वहां पर आती है कि वो उस औरत की लाश पे छानबीन कर सकें। इस टीम को जोनस नाम का इंसान लीड कर रहा था। हम पहली बार उस लाश को देख पाते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि बीट्रिक की माँ को एक अजीब सी बीमारी थी, की वजह से वो रात में एकदम से कांपने लगती थी। उनका कहना था कि वो ऐसे ही हैं, लेकिन बीट्रिक उसको सीरियस मानती थी और वो उनका इलाज करवाना चाहती थी। उसी रात बीट्रिक को फील होता है कि यार्ड में कोई खड़ा है और बीट्रिक के पिता को भी ऐसा ही लगता है। खैर अगले सुबह बीट्रिक के पिता जोनस के ऊपर भड़कने लगते हैं कि उनका मानना था कि जोनस के ही टीम से कोई उनके घर के बाहर आया था। जोनस बोलता है कि उनके घर के आसपास कोई भी नहीं आएगा। इन्हीं सबके बीच में जोनस का इंट्रोडक्शन बीट्रिक से हो जाता है। जोनस और बीट्रिक दोनों मिलते हैं बार में। यहाँ दोनों घुलने मिलने लगते हैं। बीट्रिक बताती है कि इस शहर में कोई भी उसके करीब नहीं आता, क्योंकि लोगों को मानना है कि उसका परिवार श्रापित है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीट्रिक की ग्रैनी मारी गई और उसके पिता थोड़े अजीब से हो गए हैं। उसका पति मारा गया। कई बार उसके जनरेशन में लोग मरते रहे और जोनस इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। फिर ये दोनों वॉक करके अपने अपने घर जाते हैं। अगले दिन बीट्रिक स्कूल में अपने म्यूजिक वाले जॉब के लिए जाती है। हम देख पाते हैं जहाँ पर वो आर्ट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो बीट्रिक के म्यूजिक को रिएक्ट करता है, इसलिए क्योंकि बीट्रिक पहले उसके साथ में सोती थी, अब वो उसको रिजेक्ट कर रही थी। उसी रात बीट्रिक देखती है कि उसके पिता घर को देखने के लिए रात को घर के बाहर ही बैठे हुए थे। फिर बीट्रिक घर में सोने जाने लगती है। अचानक से उसको घर के डाइनिंग हॉल पर एक बंदा दिखता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी ब्लेड थी। वो मेंटली स्टेबल नहीं दिख रहा था। बंदा दूध पी गया था और सॉरी सॉरी चिल्लाता है और उसके बाद वो बीट्रिक की माँ के ऊपर अटैक कर देता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है। इन वक्त पर बीट्रिक के पिता उस बंदे पर हथौड़े से वार कर देते हैं। वो बेहोश हो जाता है। इस घटना के बाद पुलिस आती है और फिर हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम राडू था, जो जोनस के टीम का एक मेंबर था। जोनस इनके घर पर आकर सॉरी कहता है और वो ये भी बताता है कि राडू तो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, यानी कि आज तक उसने मच्छर भी नहीं मारा था। पता नहीं उसने इनके ऊपर क्यों अटैक कर दिया। नाव की वजह से बीट्रिक के पिता इस जगह को छोड़ना चाहते थे, पर बीट्रिक की मॉम यहीं पे रहना चाहती थी। उस दिन बीट्रिक अपने मॉम को चेकअप के लिए ले जाती है। उसी हॉस्पिटल में राडू भी भर्ती था। बीट्रिक राडू को चेक करने जाती है, तभी राडू की बेटी बीट्रिक के ऊपर एक तरफ देखने लग जाती है और वो बीट्रिक का पीछा करते हुए लिफ्ट में भी आ जाती है, जहाँ वो बीट्रिक को पॉइंट करके वहाँ मूर्ति कहती है। और तभी बीट्रिक रिफ्लेक्शन में एक विल एंटिटी को देख पाती है कि लाइट्स वगैरह चालू बंद होने लगती हैं और तभी अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बीट्रिक वहां से भागती है। वो कार में नुआ मुरिद को ट्रांसलेट करती है। इसका अर्थ था सी नेवर डाइड। इस घटना के बाद बीट्रिक जोनस से मिलती है बार में। यहाँ पर जोनस बताता है कि राडू ये सब कांड करने से पहले डिग करने लग गया था। उसने कुछ और औरतों की डेड बॉडी को खोजा है। ये बॉडीज बहुत ओल्ड हैं या फिर मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। इन लोगों की नज़र बार में एक बूढ़े इंसान से होती है जिसका नाम टॉम होता है, तो उस रैग फिगर बंदे का बाप होता है। दोनों टॉम से बात करते हैं। यहाँ पर टॉम का कहना था कि उनके बेटे को कोई तो विस्पर कर रहा था, तभी उसने उस जगह को डिग किया। यहाँ पर उसे एक औरत की पुरानी बॉडी मिली। कहते हैं कि उनके बेटे की मौत हाइपोथर्मिया से हुई है, हार्ट अटैक से हुआ, कि उससे पहले वो लोटस पोजीशन में बैठे। ऐसा काउंट डाउन करने के लिए कहता था, बेसिकली योगा टाइप का पोजीशन। वो तब करता था जब वो काफी परेशान हो जाता था। वो अब लेजेंड ऑफ फिएका की बात करने लगते हैं, साथ ही अपना नंबर भी देते हैं। इस बीच जोनस बीट्रिक से लेजेंड ऑफ फिएका के बारे में पूछता है। बीट्रिक बताती है कि ये बस बच्चों की कहानी है, इन्हें डराने के लिए, ताकि वो बॉक्स से दूर रहें। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद जोनस को उसके साइड से कॉल आता है।
फिर वो अपने लोकेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये पता चलता है कि जिन औरतों की लाश इनको मिली थी उन सब का गला वर्टिकली कटा हुआ था। फैक्ट अब तो उनको 12 औरतों की लाश मिल चुकी है, उन सब का गला कटा हुआ था ठीक एक तरीके से। पर हम एक बात नोटिस कर पाते हैं, जोनस की टीम का एक बंदा जिसका नाम लेजेंड होता है वो थोड़ा बीमार होने लग गया था। दूसरी तरफ बीट्री के पिता अपने घर के बाहर सेंसर्स और कैमरा लगा देते हैं कि एक्टिवेट होने लग गया था, यानी कि कोई तो वहां आ रहा था। अगले दिन वो फोटोज चेक करते हैं, फोटोज क्लियर नहीं होती बट फिर भी वो क्लियर हो जाता है कि कोई तो आया था। ऐसे में वो अपने घर के आसपास और भी कैमरा सेट कर देते हैं ताकि अगली बार जो कोई भी आए उसको चोट भी लगे। आज लेजेंड ऑफ फियका पर बेस फेस्टिवल था और बीट्री के बेटी हाना के स्कूल में फंक्शन भी था, इसमें वो परफॉर्म भी कर रही थी। यहाँ पर हमें लेजेंड ऑफ फियका की कहानी प्ले के माध्यम से पता चलती है। कई सौ साल पहले एक ईविल लॉर्ड था जिसका नाम वॉल्टर था और उसकी ईविल बीबी का नाम हेलन था। इन दोनों के घर में दर्जनों नौकर थे और ये अपने नौकरों के साथ में ठीक से बर्ताव नहीं करते थे। इन नौकरों में से एक थी फियका जो कि जवान और खूबसूरत थी। ऐसे में वॉल्टर फियका को बुरी नज़रों से देखने लग गया था और उससे शारीरिक संबंध भी बना लिया। इनफैक्ट कुछ ही दिनों के बाद फियका प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में हेलन को सब कुछ पता चल गया और वो फियका को ही ब्लेम करने लग गई। उसके ईविल माइंड ने ही वोल्टर से ऐसा करवाया है। फियका को एक विच क्लार दिया गया और कारागार में मरने के लिए छोड़ दिया। फियका भगवान से प्रार्थना करने लग गई और उसकी गुहार भगवान नहीं बल्कि शैतान सुन लेता है और ये था मोलॉक। मोलॉक कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को क्लेम करूंगा। ये बच्चा नहीं बल्कि आने वाले सभी बच्चे। डील ओके हो गई और ऐसे में फियका के सर पर मोलॉक का मार्क आ गया। अगले दिन फियका को स्टेक में चढ़ाया गया। हेलन उसको अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए कहती है। यहाँ पर फियका कहती है कि इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। फिर अचानक वो अपने हाथ फ्री करके अपनी गर्दन को वर्टिकली काट ली, इससे फियका की मृत्यु हो गई। उसी के साथ साथ हेलन की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। उसके बाद से फियका के शरीर में हेलन की आत्मा आ गई। इसीलिए फियका के ऊपर हेलन का कब्जा हो गया। तब से राज्य में सब कुछ खुशहाल हो गया। इसलिए फियका को लेकर सब लोग एनिमल सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन कहानी में ये भी अंडरलाइन था कि हेलन की आत्मा आज भी वहां पर घूमती है और उसके अंदर बदले की आग जल रही है। और जो औरतों की लाश मिली थी की जनरेशन पुरानी थी और के गले पर वर्टिकल ही कट था। दूसरी तरफ बीट्रिक टॉम से मिलने जाती है। वहाँ पर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन की मदद से बीट्रिक को अपने बचपन का वो सीन ठीक से याद आता है जब उसकी दादी मारी गई। वो याद कर पाती है कि उसके दादी की भी गर्दन वर्टिकली ही कटी हुई थी। ये जानकर वो सीधा जोनस के साइड पर पहुंचती है। यहाँ पर जोनस तो फिलहाल नहीं था पर बीट्रिक उन सभी लाशों को देख पाती है इसकी गर्दन वर्टिकली कटी हुई है। वो जान पाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ औरतों की लाश है जो अलग अलग जनरेशन से थी और ये सारी औरतें आपस में रिलेटेड भी थी। और फिर बीट्रिक फौरन अपने घर जाती है और वो अपने मॉम और अपने बेटी को इस जगह से भाग निकलने के लिए कहती है, इसलिए क्योंकि बीट्रिक श्योर हो गई थी कि ये कर्स उसके ही फैमिली में रन कर रहा है और हो सकता है कि वो लोग भी मारे जाएं। दूसरी तरफ बीट्रिक के घर के पास में ही लेनन चला जा रहा था और वो ट्रैप्स वगैरह में फंसता है। ऐसे में बीट्रिक के पिता शॉर्ट गन चलाकर उसको बेहोश कर देते हैं। तभी जंगल में उनको अपने बीबी की स्पिरिट दिखाई देती है। साथ ही वहाँ पर कई औरतों की स्पिरिट थी जो कि उनसे विस्पर करने लगती है। सबसे वो परेशान होकर ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो पजेसिव हो गए हैं। इसके बाद वो अपने पत्नी को मारने के लिए घर जाते हैं। वो अपने पत्नी के ऊपर अटैक भी करते हैं। इस मोमेंट में हम सभी स्पिरिट को बाहर चिल्लाते हुए देखते हैं और एन वक्त पर बीट्रिक उनके ऊपर अटैक करके अपने माँ को बचाती है। फिर सीन थोड़ी देर के बाद आता है जहाँ बीट्रिक के पिता को होश आता है। वो ऊपर जाते हैं जहाँ पर बीट्रिक की माँ उनको फांसी लगाकर मार डालती है। इस पॉइंट पर हम बीट्रिक की माँ को फुल्ली पजेस देखते हैं जहाँ पर उनकी आंखें पूरी तरीके से वाइट हो गई थी। दूसरी तरफ जोनस फियका के फंक्शन में था और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बीट्रिक उनको खोजते हुए साइड पर आई थी। ऐसे में वो बीट्रिक के घर की ओर भागते हैं और रास्ते में उनको ट्रैप्स वगैरह का सामना करना पड़ता है जो बीट्रिक के पिता लगाए थे। यहाँ के बाद सीन घर में शिफ्ट होता है। बीट्रिक की बेटी हैना क्लोजेट में बैठी हुई थी और बीट्रिक को उसकी माँ ने बेड में बांध रखा था। बीट्रिक की माँ के साथ में वहाँ पर कई सारे लंबे चौड़े व्यक्ति थे जिनका सर बकरे का था और फिर बीट्रिक की माँ अपना गला काट लेती है और उसका खून उसी तरीके से क्लोजेट के नीचे गिरता है जैसा हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। क्लोजेट के अंदर हैना चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और तभी बीट्रिक की माँ के अंदर से फियका की आत्मा निकलती है जो कि बीट्रिक को पजेस करती है और बीट्रिक भी ठीक अपने माँ की तरह कांपने लगती है। थोड़ी देर के बाद जोनस यहाँ पर आता है और वो बीट्रिक की बेटी को फ्री करता है
वो देखता है कि बीट्रिक के माता पिता मर चुके थे। उसके बाद सीन कुछ दिन आगे जाता है। यहाँ पर जोनस बीट्रिक और उसकी बेटी को अपने साथ मूविंग करने के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन बीट्रिक इस ऑफर को ठुकरा देती है। वो कहती है कि वो उसी घर में अपनी बेटी को पालेगी। मूवी की आखिरी में बीट्रिक को हम उसकी बेटी के साथ में उसी घर में देखते हैं। यहाँ पर बाहर से बीट्रिक की आत्मा और बाकी की आत्मा भी बाहर देख पाती हैं कि उसकी बेटी के साथ में फिए का प्रेजेंट है।